Hello everyone, welcome back to your online class. Today we are going to start a new topic, Indian citizenship, भारतीय नागरिकता. फर्स्ट, व्हाट इज़ सिटीज़न? नागरिक किसे कहते हैं? तो नागरिक सिर्फ ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं. मीन्स जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, ठीक है, वो अगर किसी को अलॉट किए जा रहे हैं राज्य की तरफ से, मीन्स राष्ट्र की तरफ से, देश की साइड से, तो वो क्या कहलाएगा? वो वहाँ का नागरिक कहलाएगा. ठीक है. अब भारत में इंडिया सिटीजनशिप कैसे मिलती है और कैसे कैंसिल होती है, ये दोनों ही आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है. आपकी फर्स्ट हेडिंग है सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप. भारतीय नागरिकता के कुछ विशेष लक्षण. ठीक है. इसकी जो विशेषताएं हैं, फर्स्ट हम वो देखेंगे. सिंगल सिटीजनशिप, एक हरी नागरिकता. भारत में क्या व्यवस्था की गई है कि हमें सिर्फ एक ही नागरिकता मिलेगी. वो कौन सी नागरिकता होगी? वो पूरे देश की नागरिकता होगी. मीन्स हम सिर्फ इंडिया के नागरिक हैं. हमें स्टेट वाइज अलग से नागरिकता नहीं मिलेगी कि हम यूपी के नागरिक हैं या एमपी के नागरिक हैं, है ना. हम सिर्फ कहाँ के नागरिक हैं? हम सिर्फ इंडिया के नागरिक हैं. ओके. कुछ स्टेट में कुछ कंट्रीज़ में ऐसा भी होता है, जैसे अमेरिका में भी है, वहाँ अमेरिका की भी सिटीजनशिप दी जाएगी और जिस स्टेट में वो रहते हैं वहाँ की अलग सिटीजनशिप दी जाएगी. ठीक है. लेकिन इंडिया में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है, एक ही नागरिकता मिलेगी आपको. ठीक है. और जो ये सिटीजनशिप है वो किसका मैटर है? वो संघीय विषय है, मीन्स केंद्र सरकार का मैटर है. इसमें स्टेट्स को पावर भी बहुत कम है, मतलब है ही नहीं. ठीक है. जो सारी पावर है वो केंद्र सरकार के पास ही है. इंडिया में जो नागरिकता है उसका जो दृष्टिकोण है, अप्रोच है, वो बहुत ज़्यादा उदार है. मीन्स यहाँ पर किसी का अगर जन्म हो गया है, ठीक है, तो जन्म के आधार पर भी और वंश के आधार पर भी दोनों तरीके से लोग यहाँ की सिटीजनशिप को ईजिली प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है. तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बना था तो यही सिस्टम था कि अगर कोई यहाँ पर बच्चा पैदा हो रहा है, उसका जन्म हो रहा है, ये उसके माता या पिता में से कोई भी यहाँ का नागरिक है, तो उसके बच्चे को कहीं पर भी बड़ी ईजिली से सिटीजनशिप मिल जाती थी. लेकिन इसका मिसयूज़ करने ना हो इसलिए एक एक्ट आया, नागरिकता संशोधन अधिनियम. कब आया ये एक्ट? 1986 में, जिसमें ये व्यवस्था कर दी गई कि अब जो कोई विदेशी बच्चा अगर इंडिया में जन्म लेगा तो उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी. उसके पास उसके माता या पिता अगर उनके पास भारत की नागरिकता है तभी उस बच्चे को यहाँ की नागरिकता मिलेगी. इट मीन्स जो यहाँ पे नागरिकता का सिस्टम अब वो कैसा हो गया? वंश के आधार पर. ठीक है. जन्म के आधार पर भी था पहले, लेकिन अब कैसा हो गया? वंश के आधार पर. ओके. अब हम देखेंगे सिस्टम ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता की व्यवस्था. आर्टिकल 5 to 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक इसकी बात की गई है नागरिकता की व्यवस्था की. अभी जो हम पूरी व्यवस्था पढ़ेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से, तब क्या रूल थे, किस टाइप से नागरिकता मिलती है. ठीक है. जिसमें फर्स्ट है आपका बॉर्न सिटीजन, जन्मजात नागरिक. मतलब अगर आप इंडिया में जन्म लोगे तब आपको नागरिकता यहाँ की मिल जाएगी. सेकेंडली, आपके माता या पिता इनमें से कोई एक भी भारत का नागरिक है, ठीक है, तो आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी. थर्ड, जब संविधान अनाउंस हुआ था, मीन्स जब से संविधान अप्लाई हुआ, अगर आप उससे 5 साल पहले से भारत में रह रहे हैं तो आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी. ठीक है. तो बॉर्न सिटीजन, जन्मजात नागरिक की 3 कैटेगरी थी कि अगर आप इन 3 शर्तों में से किसी एक को भी कंप्लीट करते हैं तो आप यहाँ के नागरिक कहलाएंगे. अब ऐसा नहीं है. अब क्या है? अब कंपल्शन है कि आपके माता या पिता में से कोई एक यहाँ का नागरिक होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड, रिफ्यूजी नागरिक. रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी. शरणार्थी क्या होता है? मतलब जिस वक्त पार्टीशन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उस समय बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से भारत आए थे. ठीक है. तो वे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आए हैं, वे भारत के ही नागरिक समझे जाएंगे. ठीक है. 1948 से पहले जो लोग भारत में
आ गए हैं वो भारत के ही सिटीज़न कहलाएंगे। और जो इसके बाद आए हैं 1948 के बाद आए हैं और जिन्होंने भारत में कम से कम 6 महीने रहने के बाद उचित अधिकारी के समक्ष नागरिक बनने के लिए एप्लीकेशन लगाई है, ठीक है, और खुद का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उन्हें भी नागरिकता का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इट मीन्स जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए वो तो है ही, और जो इसके बाद आए हैं 6 महीने ढंग से रह लिए उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा के उन्हें भी मिल जाएगा, ठीक है। और 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, ठीक है, उनकी नागरिकता को कैंसिल कर दिया गया, मतलब अब वो यहाँ के नागरिक नहीं कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट इंडियन लिव इन फॉरेन, नागरिक जो विदेशों में रहने वाले नागरिक हैं उनके बारे में। तो विदेश में जो भारतीय रहते हैं यदि वे निम्न 2 शर्तें पूरी करते हों तो भारतीय नागरिक बन सकते हैं। फर्स्ट, उनके माता पिता या उनके दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, मतलब पार्टीशन से पहले। ओके, सेकेंड, उन्होंने विदेश में स्थित भारतीय राजदूत के पास भारत का नागरिक बनने के लिए आवेदन पत्र देकर अपना नाम रजिस्टर में लिखवा लिया हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका सिस्टम ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने के बाद नागरिकता की व्यवस्था। जब संविधान लागू हो गया था, अप्लाई हो गया था, उसके बाद जो नागरिकता की व्यवस्था कैसे कैसे की गई, ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ये एक अधिनियम आया था 1955 में। हमारे संविधान में पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारतीय नागरिकता से संबंधित सभी टॉपिक पर कानून बना सकती है, ठीक है। तो उन्होंने 1955 में ये एक्ट पारित किया गया था और इसमें बताया था कि किस किस तरीके से भारतीय नागरिकता मिलेगी और किस तरीके से वो एंड होगी। तो फर्स्ट हम मिलने का पढ़ेंगे जन्म से, ठीक है, जिनका जन्म यहाँ पर हुआ है उन्हें मिलेगी। सेकेंडली रक्त संबंधी या वंशाधिकार से, जो ब्लड रिलेशन है उनको मिल जाएगी, मतलब जिस वक्त उनका जन्म हुआ है उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं, है ना, उनको मिल जाएगा। थर्ड है पंजीकरण द्वारा, अगर उन्होंने वो पाकिस्तान से आए और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है ना, तो उन्हें भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है देशीकरण द्वारा। देशीकरण क्या होता है, विदेशी नागरिक भी अगर कुछ शर्तों को पूरा करें, है ना, हमारे कंट्री में आकर रहने लगे और कुछ शर्तों को पूरा करें तो उनको भी क्या मिल जाएगी, यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। कैसे, वे किसी ऐसे देश के नागरिक ना हो जहाँ भारतीय देशीकरण द्वारा नागरिक बनने से रोक दिए जाते हैं, मतलब ऐसे देश के हों वो जो मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी में ना हो, है ना, जिससे दुश्मनी ना हो इंडिया की, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर सिटीजनशिप ईजिली मिल जाएगी, है ना। और वह आवेदन देने से पहले कम से कम 1 साल से भारत में रह रहे हों और वह अपने देश की नागरिकता छोड़ चुके हों, ठीक है, और उनका जो बिहेवियर है वो अच्छा हो और यहाँ की जो राजभाषा है हिंदी है ऑफिशियल लैंग्वेज, उसकी उन्हें नॉलेज हो और वह 1 वर्ष से पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। इट मीन्स जो पहले 5 साल रह चुका हो, फिर कुछ टाइम के लिए चला गया हो, फिर 1 साल के लिए रहने आया हो, है ना, और फिर एप्लीकेशन लगाई हो तो उन्हें मिल सकता है ना। नेक्स्ट है भूमि विस्तार द्वारा, अगर कोई यहाँ पर अपनी भूमि खरीद लेता है, लैंड खरीद लेता है तो भी उसको नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ा कि किस तरह मिलती है, अब हम देखेंगे किस तरह इसका एंड होता है। ओके, एंड ऑफ सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता का अंत किस तरह से कैंसिल हो सकती है, अगर कोई इंसान खुद से उसको छोड़ दे, है ना, नागरिकता का परित्याग कर दे। सेकेंडली संघ सरकार द्वारा नागरिकता का अपहरण, मतलब जो केंद्र में सरकार है वो उसकी नागरिकता कैंसिल कर दे, जैसे उसने कुछ असत्य अभिलेख लिखे हैं, मतलब कुछ फॉल्स न्यूज़ फैलाई है, देशद्रोह का मैटर हो, मतलब टेररिस्ट जैसा कुछ काम करा हो, है ना, या फिर वो एक लॉन्ग टाइम से किसी दूसरी कंट्री में रह रहा हो या किसी ऐसे अपराध में उसका नाम आया हो, है ना, उसने कुछ गलत काम किया हो। इट मीन्स अगर कोई इंसान कुछ इंडिया के लिए हार्मफुल है, मतलब उसने कुछ भी गलत किया है तो उसकी नागरिकता को कैंसिल भी किया जा सकता है, या तो वो खुद भी छोड़ सकता है और सरकार भी उसकी नागरिकता ले सकती है ना, अगर वो कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, है ना, या फिर वो
स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता एक्सेप्ट करेगा तो उसकी यहाँ की कैंसिल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय मंडलीय नागरिकता। नागरिकता अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के नागरिक को भारत की राष्ट्रमंडलीय नागरिकता प्राप्त होगी। मतलब जो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं, ठीक है, उन्हें भारत की राष्ट्रमंडलीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। केंद्र सरकार पारस्परिकता के आधार पर, मतलब टुगेदरनेस के आधार पर राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिकों को भारतीय नागरिकता के कुछ अधिकार दे सकती है। जैसे उसमें कौन कौन से हैं? फर्स्ट, जो मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार उन्हें कहते हैं, वो सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं। जैसे राज्य नागरिकों के बीच वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 में गिवन है कि हमसे इन बेसिस पर कोई भी पार्शियलिटी नहीं दिखाई जा सकती। सेकंड, राज्य द्वारा जो नौकरियां दी जाएंगी उसमें सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, समान अवसर मिलेगा। थर्ड, हमें भाषण देने, अपने विचार अभिव्यक्त करने, है ना, इन सब की स्वतंत्रता होगी। हम कोई भी काम कर सकते हैं, है ना, संपत्ति खरीद सकते हैं, कहीं भी जाके रह सकते हैं। तो ये सब किसको फैसिलिटीज़ मिलती हैं? जो यहाँ की सिटीज़न हैं, ठीक है। और हमें सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी प्राप्त है, शिक्षा का अधिकार, और हम अपनी संस्कृति को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता आदि पद, ये जो जितनी भी पोस्ट हैं, प्रेसिडेंट, उप प्रेसिडेंट, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है ना, इनके मेंबर, ये सिर्फ किन के लिए हैं? जो यहाँ के सिटीज़न हैं, ठीक है। तो केंद्रीय विधानमंडल और जो राज्य विधानमंडल है, मीन्स जो सेंटर में गवर्नमेंट है और जो स्टेट में गवर्नमेंट है, उसमें जो हमें वोट देने का राइट है वो भी सिर्फ किसको है? यहाँ के इंडियंस को है, ठीक है। तो ये सब क्या है? जो यहाँ के नागरिक बनेंगे उनके लिए विशेष अधिकार है। ओके, नेक्स्ट है संशोधित अधिनियम। इसमें बहुत सारे जो एक्ट हैं उनको चेंज भी कर दिया गया है, टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, है ना। तो उसमें कुछ चेंज भी किया गया है। जैसे जो अवैध प्रवासी हैं, मीन्स जो बिना परमिशन के यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए नागरिकता का यह प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर OCI के पंजीकरण को रद्द भी कर दिया जाए। अधिनियम में ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार कुछ आधारों पर इसको कैंसिल कर सकती है, रद्द कर सकती है, मीन्स कैंसिल कर सकती है। जैसे अगर वो OCI में कोई धोखाधड़ी करता है, किसी को धोखा देता है, चीट करता है ना, या फिर वो अपनी टाइम लिमिट से ज़्यादा रहता है। OCI क्या है? ये कार्ड है कि कोई विदेशी यहाँ आकर रह सकता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इंडियन सिटीजनशिप के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।